आदमी की सजा की अवधि पूरी हो चुकी थी, लेकिन वह जेल से बाहर नहीं जाना चाहता था, सिर्फ इसलिए कि वह मेरे हाथ का बना बड़ा कढ़ाई का खाना खा सके। यहाँ तक कि अक्सर एक निवाला और खाने के लिए लोग आपस में मारपीट कर लेते थे। यहाँ तक कि बाहर के लोग भी अंदर आकर खाने के लिए अपना सिर तक फुरवाने को तैयार थे। और मैं, जो पहले सिर्फ एक चौराहे पर तिल का पराठा शॉपिंग बेचा करता था, मुझे एक अंडरवर्ल्ड डॉन ब्लैक बॉस ने बलि का बकरा बनाकर यहाँ भिजवा दिया था। मेरे पास मौत की सजा, गोली मारे जाने के लिए सिर्फ एक हफ्ता बचा था, जब मैं अत्यंत दुख और गुस्से में डूबा हुआ था। मैं काफी मजबूत हूँ, लेकिन अगर समय पर खाना नहीं बना पाया तो जेलर, प्रिजन वार्डन तो मुझे छोड़ेगा ही नहीं। वे मृत्युदंड वाले कैदी भी मुझे मार डालेंगे। जब मैं निराशा में था, तभी मेरे दिमाग में अचानक गोटाड़ा सूप गेट तंग बनाने की जानकारी आ गई। मैंने अपनी उंगलियों को थोड़ा हिलाया और इसे बनाना शुरू कर दिया। क्या यह सुअरों के खाने के लिए भोजन है? पीटर का चेहरा पल भर में ठंडा पड़ गया और वह तेजी से खाना बांटने वाली खिड़की की तरफ बढ़ा। जब उसने खिड़की के अंदर करीने से रखे सफेद सॉस के बाल्टी देखे तो उसकी पूरी तबीयत खराब हो गई। सिलास को देखने वाली उसकी आंखों में अब जान से मारने का इरादा था। उन्हें सुअर का खाना खिलाया जा रहा है। अगर उसने इस तरह के अपमान को स्वीकार कर लिया तो वह पीटर भविष्य में फिर से बॉस कैसे बन पाएगा? सिलास ने अनजाने में एक कदम पीछे खींच लिया। इलेक्ट्रिक बैटन पकड़े हुए उसके हाथ में पसीना आ गया था और वह बस यूं ही मनगढ़ंत बातें बकने लगा। रहस्यमयी पूर्वी देश में इसका क्या नाम है? सिलास ने मुझसे बहुत पहले पूछा था और उसने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, जी डाटैंग। इतना कहने के बाद वह मुड़ने ही वाला था, लेकिन पीटर ने उसे पकड़ लिया। भाई, तुम्हें यहीं रुकना होगा, यह कहकर उसने पास का चम्मच उठाया और एक कटोरा भरा, लेकिन खुद नहीं खाया बल्कि अपने चेले मनकी के सामने सरका दिया। उसने एक बड़ा कटोरा पिया और उसके चेहरे पर अकथनीय खुशी और आनंद छलक आया। इस समय तक पीटर लगातार 3 बड़े कटोरे खाली कर चुका था। उसने अपने 2 आदमियों को इशारा किया, इसलिए उसके आदमियों ने एक बाल्टी बचा ली और उसे पीटर के 31 हॉल वाले आलीशान कमरे में ले गए। उसे कुछ प्राइवेट सामान बचाकर रखना था। एक तगड़ी छीनाझपटी के बाद वह दुखद दोपहर के खाने का समय समाप्त घोषित हुआ। 50 बाल्टी गोटाड़ा सूप में से एक भी बूंद नहीं बची। अभी अभी 2 गिरोहों के बीच बाल्टी के तलछट को चाटने के चक्कर में लड़ाई हो गई थी, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए और 6 लोग मामूली रूप से घायल हुए। यह तो बिल्कुल वैसा ही था जैसे लीपू की मां ने लीपू के लिए दरवाजा खोला हो। लीपू घर पहुंच गया। उसने सब लोगों को रेस्तरां से बाहर निकाल दिया और तब जाकर जेलर को फोन किया। उसने छोटे पैमाने पर हुई हाथापाई की घटना की संक्षिप्त रिपोर्ट दी। जेलर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। बस यह कहा कि मार्टिन आज रात खाना बनाने के लिए एक अच्छा शेफ ढूंढ ले। उस पराठा बेचने वाले कातिल कैदी से दोबारा खाना मत बनवाना। एक बार बेवकूफ बनाकर काम निकल गया, कोई बड़ी बात नहीं हुई, यह बहुत अच्छी बात है। मार्टिन ने मुंह से तो कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन दिल ही दिल में गालियां देने लगा। उसे खाना बनाने देने के अलावा भला कोई और कहां से मिल सकता है? और मैं इतना स्वादिष्ट गोटाड़ा सूप बना सका, यह सब उबले हुए स्टीम बंस बाओ बाओ की बदौलत था। मैंने तुरंत हाँ कर दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे मेरे लिए एक मददगार का भी इंतजाम कर देंगे। यह एक भरे पूरे शरीर वाली बांस पालने वाली खूबसूरत महिला, ईगल ट्रेनर ब्यूटी थी। उसके पास एक लॉन्गो रेस्तरां में काम करने का अनुभव था। ऐसा लगता है कि जेल में खाना बनाने की इस कला के जरिए कुछ खास अधिकार मिल सकते हैं। लेकिन जब सोफिया को मेरी नज़र का एहसास हुआ,
तो उसकी आंखें बेहद ठंडी हो गईं, यहाँ तक कि उसने गार्ड सिलास को भी कोई अच्छी शक्ल नहीं दिखाई। मैंने मन ही मन प्रार्थना की, मैं अपने हाथों में मौजूद सारी संपत्ति और ताकत छोड़ने के लिए तैयार हूँ। दृश्य बदलता है। मेरी तरफ यांगचून नूडल्स लगभग बनकर तैयार होने वाले थे। मैंने सबसे पहले अपने लिए एक कटोरा बनाया। पल भर में ही ताज़ी और स्वादिष्ट खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। जब सोफिया ने यांगचून नूडल्स की महक सूंघी तो उसे लगा जैसे कोई हल्का सा बिजली का झटका लगा हो और उसके मुंह के कोने से लार बहने लगी। मैंने सोफिया के चेहरे का भाव देखा और सीधे सीधे कहा, खाना चाहती हो? नहीं दूंगा। इसके बाद मैंने सुड़क सुड़क करके एक बड़ी चुस्की ली, पूरी तरह से उसमें खो गया। सोफिया का चेहरा सख्त हो गया, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसका चेहरा उतर गया। उसने अपने दांत पीसते हुए एक वाक्य कहा, मुझे तुम जैसे समाज के कचरे से सबसे ज्यादा नफरत है। मैं सोफिया मर जाऊंगी लेकिन तुम लोगों की चीजें कभी नहीं खाऊंगी। 10 मिनट बाद सिलास और सोफिया दोनों रसोई के पिछले हिस्से में कटोरा पकड़े हुए थे और कांटे फोर्क से लगातार नूडल्स अपने मुंह में ठूंस रहे थे। इसी समय उसके छोटे भाई का हाथ कस गया। पीटर की आंखों से तुरंत आंसुओं की धार बह निकली और उसका बिस्तर भीग गया। मैंने थोड़ा सा श्रृंगार भी किया था लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले मैंने सामग्री की जांच की, वह अभी भी बहुत मामूली थी। एक ठंडी सांस लेने के बाद मैंने आखिरकार बाओतो जान दाजियांग बाओटू झान दाजियांग बनाने का फैसला किया। उन दोनों के सहयोग से बाओतो जान दाजियांग जल्द ही बनकर तैयार होने वाला था। सोफिया ने स्टीमर में बनते हुए स्टीम बन बाओ को देखा, उसकी आंखों में उलझन भरी हुई थी। यह चीज न तो ब्रेड जैसी दिखती है और न ही पिज्जा जैसी, क्या इसे खाया जा सकता है? हालांकि कल रात के मेरे यांगचून नूडल्स को याद करके उसने ज्यादा नहीं सोचा। वे कतार में खड़े हो गए। हर किसी की प्लेट में 2 बड़े स्टीम बन मैंटू रखे गए और 1 चम्मच सॉस डाला गया। कैदियों ने जब उन स्टीम बन को देखा तो उनके चेहरे पर अजीब सी बेबसी थी। यह तो बहुत ही दयनीय लग रहा था। पहला स्टीम बन पाने वाला बुल्लोंग का चेला जी जी था। उसके पीछे बुल्लोंग का हाथ था, इसलिए वह हमेशा की तरह बहुत घमंडी था। अपनी प्लेट में स्टीम बन और उस बेचारी सी दिख रही सॉस को देखकर उसे गुस्सा आ गया। डाइनिंग टेबल पर बैठकर उसने अपनी गला दबाकर तीखी आवाज में हंगामा करना शुरू कर दिया। पूरी रात इंतजार किया और अंत में खाने को यह दे रहे हो। अगर यह स्वादिष्ट नहीं हुआ तो यह मत कहना कि मैं बवाल खड़ा कर रहा हूँ। इतना कहकर उसने स्टीम बन का एक टुकड़ा तोड़ा, थोड़ा सा सॉस डुबोया और मुंह में डाल लिया। इसके तुरंत बाद जी जी की पुतलियां बुरी तरह सिकुड़ गईं। यह अनोखा स्वाद पल भर में। हे भगवान! क्या यह इंसानों द्वारा खाया जाने वाला अद्भुत भोजन है? उसने एक चीख मारी और किसी भूखे शरणार्थी की तरह पागलों की तरह ठूस ठूस कर खाने लगा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे अभी अभी किसी शरणार्थी शिविर से बाहर निकला हो। बाकी कैदियों ने, जिन्हें अभी अभी खाना मिला था, जब जी जी को इस तरह खाते देखा तो वे भी बड़े बड़े निवाले खाने लगे। जैसे ही बाओतो जान दाजियांग मुंह में गया, सॉस में मौजूद जबरदस्त चटपटा स्वाद बांध टूटने वाले बाढ़ की तरह उनके स्वाद ग्रंथियों टेस्ट बर्ड्स में समा गया। खुशबू का यह पल भर में धमाका करने वाला मजा उन्हें एक ही पल में खुशी और आनंद में डुबो गया। पूरे रेस्तरां में तारीफों की आवाजें गूंजने लगीं। यह तो कल के यांगचून नूडल्स से भी ज्यादा जादुई था। सिलास इस अनोखे स्वाद को तुरंत चखना चाहता था, लेकिन उसकी पहचान खास थी। कैदियों के सामने ऐसा करना सही नहीं था, इसलिए वह बस चुपचाप अपनी लार निगलता रहा। बुल्लोंग कल रात की तरह ही एक थर्मस को पूरा भरकर अपने 2 चेलों के साथ खुशी खुशी रेस्तरां के दरवाजे से बाहर निकल गया।
हालांकि पीटर आज सुबह खाना खाने नहीं आया था और न ही उसने खाना लाने के लिए कहा था, लेकिन अपने बॉस के सामने अपनी वाहवाही लूटने का ऐसा मौका वह भला कैसे गवा सकता था। नाश्ता आधे घंटे तक चला। कैदियों ने बड़े बड़े स्टीम बन का इस्तेमाल करके अपनी प्लेटों में लगी सारी सॉस को पूरी तरह से पोंछकर साफ कर दिया। जब से मैंने पीछे की रसोई संभाली थी, बर्तन धोने का काम बहुत आसान हो गया था। हर दिन कैदी खुद ही अपनी प्लेटें चमका देते थे, जरा सा भी खाना बर्बाद नहीं होता था। कैदी पेट भरकर खाना खाने के बाद दो दो तीन तीन के समूह में जाने लगे। अब सिर्फ जी जी बचा रह गया था। वह आज बहुत मजे से खा चुका था। उसने अपने कान के पास के बालों को थोड़ा ठीक किया और ट्रे लेकर खाना बांटने वाली खिड़की पर आया। इस समय खिड़की के अंदर खाना बांटने वाली इंसान बदलकर सोफिया बन चुकी थी। सुंदरी, मुझे 2 स्टीम बन और 1 चम्मच सॉस और दे दो। सोफिया ने अपने पीछे खाली पड़े इंसुलेटेड बॉक्स को देखा। उसके चेहरे पर थोड़ी हिचकिचाहट आई। खाना खत्म हो चुका है और तुम तो पहले ही 4 बार खाना ले चुके हो, क्या तुम सच में और खा सकते हो? जी जी ने ठंडी हंसी हंसी, दिखावा मत करो, तुम लोग रसोई में खाना बनाते वक्त हमेशा अपने लिए कुछ न कुछ बचाकर रखते हो। जल्दी से बाहर निकालो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। सोफिया ने बस अपने हाथ बांध लिए और उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। जी जी की आंखों से तुरंत आग निकलने लगी। उसने अचानक ट्रे उठाई और जोर से फेंक मारी। सोफिया ने ठंडी हंसी हंसी, थोड़ा सा तिरछी हुई और बड़ी आसानी से बच गई। सिलास ने दबी आवाज में चेतावनी दी, इस जी जी के अजीब से शौक हैं। एरिया ए की जेल में इसका कनेक्शन बहुत गहरा है, खास तौर पर बुल्लोम के साथ इसका रिश्ता बहुत नजदीकी है। वह शायद बुल्लोम के पास ही गया होगा। वह अपनी पहचान का फायदा उठाकर दखल देना चाहता था, लेकिन इस जेल का एक अलिखित नियम था। जेल गार्ड्स को जेल के सबसे बुनियादी नियमों को बनाए रखना होता था, जबकि कैदियों के आपस के अंदरूनी विवाद कैदियों का अपना मामला होता था, जिसमें जेल गार्ड हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। एक ही पल में पूरे रेस्तरां की हवा जैसे जम गई। किसी के मुंह से जरा सी भी आवाज नहीं निकली। हालांकि उसने खुद के दम पर थोड़ा रुतबा हासिल कर लिया था, लेकिन उसने कभी इस तरह के सम्मान का मजा नहीं लिया था। विशाल, बड़े और सफेद स्टीम बन किसी भी चीज से ज्यादा आकर्षक लग रहे थे। जहां तक मिक्स वेज (CAI) की बात थी, जैसे ही उसे बाहर लाया गया, जेल के साथियों की आंखें चमक उठीं। ओह माय गॉड, मुझे तो स्टीम बन सबसे ज्यादा पसंद हैं। ब्रेड वगैरह तो बिल्कुल कचरा हैं। यू भाई की पाक कला तो कमाल की है। जेल के साथियों की तारीफें सुनकर मेरे दिल में अनजाने में ही थोड़ी सी सफलता की अनुभूति हुई। कभी कभी ये लोग भी काफी प्यारे लगते थे। इस समय बी एरिया का अविला अपने सामने रखी 2 ट्रे को देख रही थी। बाएं हाथ की ट्रे में 2 मिक्स वेज रखे थे, जबकि दाएं हाथ की ट्रे में कुछ सादा सब्जियां रखी हुई थीं। मिलर सूट बूट में बिल्कुल टिपटॉप खड़ा था। उसके हाथों में हल्का सा पसीना आ रहा था। उसने कहा, मैडम, सामान बस यही सब है, कृपया चखकर देखिए। मैडम, सामान बस यही सब है, कृपया इसे चखकर देखिए। मेरे आने के बाद ये लोग भी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाने वाले बन जाएंगे। मैं एरिया ई से मुझे एरिया ई से बुलाया गया था और मैं इसे चुपचाप अपने लिए बचाकर रखना चाहता था। रसोई में आदमियों की कमी के कारण उन्होंने एरिया ई से मेरे लिए एक और लड़की को भेज दिया। बीबी ने मुझे देखने के बाद ठंडी सांस भरी। क्या मतलब, सोफिया? तुमने जिस लॉन्गो के स्पेशल ग्रेड शेफ के बारे में बताया था, क्या वह यही इंसान है? बीबी, नखरे मत करो। यू भैया की खाना बनाने की कला सच में बहुत जादुई है। छी, तुम्हारी इस तरफ तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी न?
दूसरी तरफ क्योंकि माफिया के डॉन ने तुम्हारे खिलाफ हत्या का फरमान हिट ऑर्डर जारी कर दिया था, एरिया सी का एक खूंखार कैदी जल्द ही ऑर्डर ले लेता है। वह हंसा, एरिया एच का शेफ है ना? तुम मुसीबत में पड़ गए। जेल की रसोई में बस उतनी ही सामग्री का स्टॉक था और दावत बर्थडे फीस्ट के लिए कम से कम 18 डिश तैयार करनी थीं और ऊपर से कोई भी मांसाहारी नॉन वेज खाना नहीं हो सकता था। अब क्या किया जाए? इसी समय जेल गार्ड सिलास एक नई मशीन लेकर आया। यू भाई, जेलर ने कहा कि हाल ही में कैंटीन का खाना काफी अच्छा चल रहा है, इसलिए कुछ उपकरण जोड़े गए हैं। यह सीधे लोंगो से इंपोर्ट की गई टोफू बनाने की मशीन टोफू मशीन है। तुम्हारी आंखें चमक उठीं, रास्ता मिल गया। तुमने एक लिस्ट लिखी और उसे ओल्ड हेनरी के पास भिजवा दिया ताकि वह अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके सामग्री तैयार करवा सके। पास ही बैठा एक बूढ़ा आदमी आगे आया, कहीं यह तुम्हारी दावत की सामग्री की लिस्ट तो नहीं है? वह लोंगो का लड़का भी काफी विचारशील निकला, जानता है कि तुम कुछ भी चबा नहीं सकते, इसलिए सिर्फ सोयाबीन के कबाब टोफू स्किन ही खा सकते हो। एक और बूढ़ा आदमी भी साथ में चुटकी लेने लगा। अरे हाँ, कहा तो था कि किसी लोंगो के स्पेशल शेफ को बुलाया है ताकि हम पुराने भाइयों की आंखें खुल सकें, पर उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की ठंडी सलाद डिश पेश की जाएगी। ओल्ड हेनरी ने भौहें सिकोड़ी, हालांकि उसने साफ कहा था कि नॉनवेज नहीं चाहिए, लेकिन शाकाहारी खानों में भी कीमती सामग्रियों की कोई कमी नहीं थी। इस लिस्ट में तो एक भी अच्छी चीज नहीं थी। मैं भी देखना चाहता हूं कि वह लड़का क्या बना पाता है। अगर उसने मेरी दावत खराब की तो उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। जाओ, बैमो को मदद करने और निगरानी करने के लिए भेजो। जेल गार्ड सिलास ने चुपके से अपनी लार निगली। बैमो तो एरिया ए का पर्सनल शेफ था, जो साल में सिर्फ 3-4 बार ही आता था। वह भूतपूर्व मिशेलिन 3 स्टार मास्टर शेफ, मिशेलिन 3 स्टार शेफ था। ऐसा लगता है कि ओल्ड हेनरी पूरी तरह से यू भाई से निराश हो चुका था। एक दिन बीत गया। बैमो रसोई में मेरी खाना बनाने की कला का पूरी तरह से दीवाना हो चुका था। एक ही चाकू से उसने बड़ी सफाई से टोफू को तराश कर फीनिक्स का रूप दे दिया था। ओह माय गॉड! इतने भारी भरकम चाकू का इस्तेमाल इतने हल्के हाथों से कैसे किया जा सकता है? यह तो बहुत ही जादुई है। जल्द ही समय आ गया। बैमो ठंडे मसालेदार खीरे, सूखे टोफू और मूंगफली की एक बड़ी प्लेट उठाकर आगे बढ़ा।